हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली, मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर रोहित सर। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जो कि सब्जेक्टिव बोर्ड मेंशन होगा बच्चों। तो सब्जेक्टिव के लिए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को तैयार कर रहे थे। तो लेक्चर 1 जो है मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग जा करके मेरे प्ले लिस्ट में देखिएगा, जिसमें लिखा होगा बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव सेशन लिखा होगा। आप लोग जा करके वहाँ पे विजिट कीजिए। और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवा चुका हूँ, कैपेसिटेंस करवा चुका हूँ, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी मैं लेके आया हूँ बच्चों। बच्चों, ऐसे ही आप लोगों का एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट है बिहार बोर्ड का। तो बच्चों, आप लोग फुल जोश मोटिवेटेड रहिए। और ये रोहित सर आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे बच्चों। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर अपलोड हो रहा है, उसके बाद रे ऑप्टिक्स का भी लेक्चर बच्चों आज ही अपलोड होगा, जो कि होगा ऑब्जेक्टिव का। तो हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर रहे हैं। जिन बच्चे को नहीं पता है तो उनको पता चल जाए कि मैं जो हूँ रोहित सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेशन चला रहा हूँ, जो कि है बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए 2023 के लिए बच्चों। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसके सब्जेक्टिव को। तो बच्चों, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों के कारण जो है हमारा सब्सक्राइबर 1K हो चुका है बच्चों। तो आज आप लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके वजह से आज मैं 1K बहुत ही कम समय में 1K तक पहुँच पाया हूँ बच्चों। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही रोहित सर को अपना प्यार दिखाते रहें। और मैं आपका प्यारा फिजिक्स टीचर तो हूँ ही बच्चों। चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट इज संट, राइट इट्स यूजेज। मतलब बच्चों कह रहा है कि संट क्या है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, क्या कह रहा है कि संट क्या है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि ये हमारे पास वायर है, वायर में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, यहाँ पे भी वायर है। तो बच्चों, इससे होकर के क्या होगा? करंट फ्लो होगा बच्चों। तो आपको पता है बच्चों कि अगर करंट फ्लो होगा, तो अगर ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है, आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है ना। बहुत बच्चे पढ़ लिए होंगे ये चीज को, तो आप लोग बच्चों इसका आंसर देख करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है उनको मैं इसको समझा रहूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। देखिए बच्चों, अगर मान लेते हैं सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा है ना, ठीक है ना, और इससे अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो क्या होगा पता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर डिवाइस होता है वो मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एकदम स्पीड में ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा उस रास्ते से। तो क्या होगा बच्चों? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ, मान लेते हैं रेसिस्टेंस लगा हुआ है, हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो होता है ना, तो इस करंट के लिए तो सिर्फ एक ही पाथ बना हुआ है, सारा करंट यहीं से फ्लो होगा, जिस कारण से ये रेसिस्टेंस में क्या होगा ना बच्चों, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट ज्यादा मात्रा में निकल रहा है इससे होकर के। तो वही कारण है कि यहाँ पे जो है ना, जो कर हीट प्रोड्यूस होगा, जिस कारण से डैमेज हो सकता है, जिस वजह से एक संट का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है बच्चों? पैरेलल में लगता है। संट जो होता है वो क्या होता है? एक स्मॉल वैल्यू रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। क्या होता है बच्चों? संट का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, और उसको हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं। किस में लगाते हैं बच्चों? सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं, तो उसी को हम लोग संट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? सबसे लो वैल्यू का रेसिस्टेंस होगा, ठीक है बच्चों, लो वैल्यू का रेसिस्टेंस होगा, और उसको हम पैरेलल में लगाते हैं, और वो क्या होगा बच्चों? और वो जो है डैमेज को बचाएगा। क्या करेगा? वो जो करंट है ना, अब देखो आप लोग, देखो यहाँ यहाँ पे मान लेते रेसिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग शंट लगा दिए, तो अब करंट यहाँ से बट जाएगा, ठीक है ना। जो ज्यादा करंट आ रहा था वो करंट क्या होगा? वो बट जाएगा, और बटने की वजह से जो हमारा सेफली हो जाएगा सारा जर्नी। चलिए बच्चों, तो इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या रहा है बच्चों? इसमें क्या रहा है? रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड हेल्प ऑफ शंट। एमीटर का रेंज बढ़ाया जा सकता है शंट के मदद से। एमीटर क्या होता है बच्चों? जो करंट को मेजर करता है, तो एमीटर का रेंज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में बदल सकते हैं शंट के मदद से। गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या किस में बदल सकते हैं? एमीटर में बदल सकते हैं। किसके मदद से? शंट के मदद से। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है बच्चों आप लोगों को। क्या लिखना है? फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। चलिए देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा आपके घर में भी फ्यूज वायर लगता है। एक देखते हैं पुराना सर्किट हमारे घर में जो रहता है, ये पुराना सर्किट होता था, इस तरह का सर्किट होता था हमारे घर में, और इसमें अंदर की तरफ क्या होता था? वायर लगा होता था। तो हम लोग कभी खुद से भी लगा लेते थे ना बचपन में। क्या होता था कि फ्यूज वायर लगता था एक हमारे मीटर के पास। तो ये होता है, ये इसका यूज क्यों करते हैं फ्यूज वायर का बाबू? काम जो था ना वो क्या करता था, अगर मान लेते हैं कि किसी वायर में, ये हमारा वायर है, अब इसमें ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मान लेते कोई इन्वर्टर है, या मान लेते यहाँ पे कोई रेफ्रिजरेटर है लगा हुआ है,
अब इसमें ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो क्या होगा पता है, ये जल सकता है। ये हमारा डिवाइस क्या है, ये डिवाइस जो है वो जल सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक फ्यूज वायर लगा देते हैं। अब ये फ्यूज वायर से करंट गुजरेगा। अब करंट फ्यूज वायर से गुजरेगा तो फ्यूज वायर टूट जाता है। क्या होता है बाबू, ज़्यादा करंट होने की वजह से टूट जाएगा। क्यों टूट जाता है सर, क्योंकि उस तरह के हम वायर को बना के ही रखते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रखते हैं ताकि वो टूट जाए। मेल्टिंग पॉइंट क्या रखते हैं, कम रखते हैं, और रेसिस्टेंस भी बहुत कम रखते हैं। तो ये होता है फ्यूज वायर का कमाल बच्चों। तो लिख लीजिए क्या है प्रॉपर्टीज फ्यूज वायर का। पहला, इस मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होगा बच्चों, और उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो ये चीज है फ्यूज वायर के बारे में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों मोबाइलिटी के बारे में मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं ये हमारे पास कंडक्टर था ना कोई बच्चों, ये कोई कंडक्टर था, इसमें इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहा था, रैंडम मोशन कर रहा था। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई कर दिए ना बच्चों, जब हम इसको बैटरी से जोड़ दिए ना, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अब क्या करने लगा, और भी स्पीड में भागने लगा, और वो एकदम डिसिप्लिन में मेंटेन कर रखा था। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे। क्या बोलते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे स्पीड में भागने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, ठीक है ना बच्चों, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसी वजह से क्या होता था ना कि उसको मोबाइलिटी, मतलब अगर हम लोग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा उसी को हम लोग मोबाइलिटी बोलते हैं। मतलब बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, VD/E, यही होता है हमारा मोबाइलिटी, जिसको हम म्यू से लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करने पर उसका ड्रिफ्ट स्पीड कितना हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, मोबाइलिटी। क्या बोलेंगे, मोबाइलिटी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या रहा है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को लिखना है बच्चों, और क्या करना है, एंड पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को, डिवाइस विच कंपेयर द EMF, जो कि पोटेंशियोमीटर के भी एप्लीकेशन, क्या करना है, इसके प्रिंसिपल को लिखना है और इसका EMF को कंपेयर कराना है। चलिए देखते हैं। तो आपको पता होगा बाबू व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। चलिए कुछ नहीं पता है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता था, यहाँ पे हमारे पास एक होता था, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस और 4 रेसिस्टेंस, ये हमारा होता था, बीच में गैल्वेनोमीटर लगता था, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता था। इसको मान लेते R1, इसको मान लेते R2, इसको मान लेते R3 और इसको मान लेते R4। 4 तरह का रेसिस्टेंस हमारा होता था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता था कि जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में, जब बैलेंस्ड कंडीशन होगा ना, जब कोई गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कब नहीं फ्लो होगा, जब यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा मतलब पोटेंशियल बराबर होगा, तो जो है ना कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से बहेगा नहीं। तो जो ये आर्म, R1 का आर्म और नीचे क्या R3 का आर्म बराबर हो जाएगा R2 का आर्म बटे R4 का आर्म, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। यही कह रहा है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है प्रिंसिपल, इन बैलेंस सिचुएशन कब होगा बैलेंस, जब करंट कोई गैल्वेनोमीटर से नहीं बहेगा, रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट आर्म, एडजेसेंट आप बोले ना, इस बार वाला आर्म और इस बार वाला आर्म इज इक्वल, वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस है, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए बच्चों अब आते हैं इसके प्रिंसिपल में क्या क्या लिखा है, एक मिनट। चलिए तो क्या लिखा है, व्हेन अ कांस्टेंट करंट पास थ्रू अ वायर, जब कोई करंट पास, ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का तो देख लिया, अब ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। क्या कह रहा है कि व्हेन अ कांस्टेंट करंट पास थ्रू अ वायर, मान लेते ये हमारे पास वायर है, अब इसे कोई कांस्टेंट करंट पास कर रहा है, तो द पोटेंशियल ड्रॉप एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोर्शन। मतलब क्या कह रहा है बच्चों, देखो कि अगर हमारे पास मान लेते ये वायर है ना, ये वायर है, अब इसे कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी भी पोर्शन का ना, किसी भी पोर्शन का ना,
मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल हमको इतने दूर का पोर्शन का पोटेंशियल बना है, इतने दूर का जो लेंथ होगा ना उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा वहाँ का पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा वहाँ का पोटेंशियल होगा। वही चीज़ कहना चाह रहा है कि वह ना कांस्टेंट करंट, जब कोई कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर ही रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा करंट। तो जो होगा ना तो उस वायर से जो फ्लो करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी पोजीशन पे आपका पूछेगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप वायर के किसी भी पोजीशन पे, तो मान लेते हैं इस पोजीशन का नाम ए मान लेते हैं और इस पोजीशन का मान बी मान लेते हैं। इस पोजीशन पे आपको बोलेगा पोटेंशियल ड्रॉप, इस पोजीशन का वायर का लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना लेंथ होगा उतना इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। 1 मीटर में अगर मान लेते हैं जितना होगा पोटेंशियल हमारा, मान लेते हैं 5 वोल्ट, 1 मीटर में उतना ही 1 मीटर हर जगह, 2 मीटर में 10 हो जाएगा, 3 मीटर में मतलब कांस्टेंट रहता है। समझ में आया ना? वही चीज कहना चाह रहा है कि जो लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। 1 मीटर में 5 वोल्ट, 2 मीटर में 10 वोल्ट, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी पोर्शन। ठीक है ना बच्चों? चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब ये देख लीजिए इसका पोटेंशियोमीटर का जो हमारा डायग्राम है, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो डायग्राम है, ये P, ये Q, ये R, ये S, तो क्या होगा P/R बराबर Q/S। यही होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए बच्चों आगे हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का बाबू कमर्शियल यूनिट बाबू पता है आप लोगों को? आप लोग जो घर में, 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए बच्चों आप लोगों को पता है, आप लोग जो घर में बिजली यूज करते हैं, यहाँ पे मीटर जो लगा होता है मीटर, तो इस मीटर में रीडिंग आता है आपको नापने के लिए जो BOT होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है, BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो ये क्या नापता पता है कैसे मेजर करता है? आपके घर में बिजली मापता है, जैसे कि कहीं मान लेते हैं 8 रुपये यूनिट होगा, कहीं 7 रुपये यूनिट, कहीं 12 रुपये यूनिट, यूनिट के हिसाब से आपका पेमेंट लेता है। तो बच्चों आप जैसे कि हम लोग चीनी, या कोई आदमी जैसे कि किराना स्टोर कोई है या कोई भी दुकानदार है, वो अगर आलू खरीदेगा तो क्या वो किलो में लेगा? 5 किलो 10 किलो? उसको बेचना है, और बेचने के लिए वो किलो में तो लेगा नहीं, हम लोग घर में उपयोग करेंगे तब ना हम लोग लेंगे। तो वही कमर्शियल यूनिट है कि किसी को बेचने के लिए कमर्शियल पर्पज से कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम तो होगा नहीं। अगर कोई आदमी किराना स्टोर वाला मालिक जो है वो जाएगा दुकान, मतलब कहीं होलसेल में खरीदने, तो वो क्या किलो में लेगा आलू? तो वो कमर्शियल नहीं हुआ, किलोग्राम या किलो। वो क्या लेगा? वो बोलेगा क्विंटल में, जिस तरह से आलू क्विंटल में, उसी तरह से बताया बिजली बच्चों। ये इसको जूल में हम लोग, कमर्शियल यूनिट नहीं होता जूल, जूल छोटा यूनिट हो गया बच्चों, छोटा यूनिट हो गया जूल। अब जूल में तो मेजर नहीं करेगा क्योंकि बिजली है, कमर्शियल यूनिट फायदा है, कमाने के लिए है, उसको जूल में लेगा नहीं, कितना मेजर करेगा। इसीलिए BOT ने है एक यूनिट बनाया। क्या बनाया? BOT मतलब समझ गए ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट। ठीक है ना बच्चों, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इन्होंने एक बनाया कि सबके लिए कंपलसरी कर दिया कि किलो वाट घंटा जो होगा इसका यूनिट है, कमर्शियल यूनिट किलो वाट घंटा। समझ रहे हैं? किलो वाट घंटा बहुत बड़ा यूनिट है ये। तो वही चीज है, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब 1000, समझ में आया ना? 1000 वाट। किलो का मतलब 1000 और 1000 वाट। और एक बात बताओ तो बाबू आप लोग, आवर, आवर को कैसे लिख सकते हैं आप लोग? सेकंड में 60 × 60 लिख सकते हैं ना? तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा किलो वाट आवर, यहाँ से नाम ही फर्क है कि 1000 वाट होता है। आपको पता है एक यूनिट कैसे उठता है? एक यूनिट कैसे उठता है? एक यूनिट तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे किलो वाट आवर घंटा है। अब अगर ये एक यूनिट आया, 1 किलो वाट आवर आया तो एक यूनिट हुआ। 1 किलो वाट आवर आया तो क्या हुआ बच्चों? एक यूनिट आपका उठा। एक यूनिट के हिसाब से पैसा ले जाता है। चलिए तो अब हम लोग इसको क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है स्थापित करने जूल के साथ। चलिए देख लेते हैं हम लोग जूल के साथ क्या होता है रिलेशन। आप लोगों को पता है 1 किलो मतलब 1000, और आवर को बदल दीजिए 60 × 60 में, जो वैल्यू आएगा वो जूल कहलाएगा। समझ गए ना? जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? जूल कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो हम लोगों ने रिलेशनशिप देख लिया। चलिए बच्चों तो ये आप लोग देख लीजिएगा, 1 किलो वाट आवर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट कंज्यूम करेगा 1 किलो वाट आवर, वही तो क्या कहलाता है? 1000 वाट। वही क्या कहलाएगा? 1000 वाट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हम लोग।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ कंडक्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर चेंजेस। मतलब सेमी कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है, सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, अर्धचालक, अर्धचालक। तो कह रहा है सेमी कंडक्टर का जो है वो कैसे कंडक्टेंस चेंज कर जाता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो बच्चों समझो पहले इस चीज को, सबसे पहले इस चीज को समझने का प्रयास करो आप लोग। सबसे पहले क्या करो, समझने का प्रयास करो। देखो मान लेते हैं क्या, एक मिनट रुक जाओ, मैं पेन थोड़ा सा बदल लेता हूं। मान लेते हैं क्या बच्चों कि हमारे पास ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना बच्चों तो क्या होगा ना, रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और अगर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी घटवे ना करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या करता है, विरोध करता है। तो रेसिस्टेंस बढ़ गया तो कंडक्टिविटी घटेगा ही, सिंपल सा बात है। तो ये कंडक्टर का केस है। लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता पता है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर और बढ़ जाते हैं। समझ में आया ना, उसमें सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में ये सब कंसेप्ट दिया हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेसिस्टेंस घटता है, और अगर रेसिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़वे ना करेगा, तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है इसका। तो याद रखोगे टेम्परेचर बढ़ाने से जो है सेमी कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इंक्रीज हो जाता है। सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़े हैं हम लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में। व्हाट इज वोल्ट मीटर और व्हाट इज एमीटर, आप लोगों को पता होगा बच्चों, नहीं पता है तो मैं बताता हूं कि वोल्ट मीटर जो होता है बच्चों वो पोटेंशियल V का मतलब वोल्ट मीटर वोल्टेज से, याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा बच्चों। और जो हमारा आमीटर है, आमीटर करंट को मेजर करेगा, आमीटर करंट को मेजर करेगा, ठीक है ना बच्चों, आमीटर करंट को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करेगा। चलिए बच्चों इसके हम कुछ डिफिनीशंस के बारे में देख लेते हैं। इसके कुछ डिफिनीशंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए बच्चों इसके डिफिनीशंस को आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, क्या क्या है। अगर डिफरेंस में पूछने आया तो आमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स को मेजर करता है। रेसिस्टेंस आमीटर का लो होता है, वोल्ट मीटर का हाई होता है। इस तरह से इसको हाँ एक बात और याद रखिएगा, आमीटर को जो है ना वो बच्चों सीरीज में जोड़ा जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा जो इसमें दिया हुआ है। चलिए बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ड्रॉ द सर्किट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स। मतलब वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन करवा रखा है, वहीं से यहाँ पे भी उठ गया है। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियोमीटर के बारे में बोला है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल आपको बताया गया है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। अगर किसी वायर से अगर वोल्टेज पोटेंशियल बह रहा है, करंट बह रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है सारा पोटेंशियोमीटर का, यहाँ पे 3 वायर लगा हुआ है। तो इसका प्रिंसिपल के बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, व्हेन अ कांस्टेंट करंट पास थ्रू द वायर यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन, पोटेंशियल ड्रॉप एनी पोर्शन ऑफ द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। सिंपल सी बात है, किसी भी पोर्शन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा। ये हमारा इसका प्रिंसिपल कह रहा है। अब इसके ईएमएफ को कंपेयर करना, तो बाबू इसका ईएमएफ क्या होता पता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा अगर ईएमएफ लिखना है E1/E2, ये हो जाएगा L1/L2। समझ में आया ना, E1/E2 बराबर L1/L2। ये इसका हमारा क्या है, 2 प्राइमरी सेल का ईएमएफ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही इसका प्रिंसिपल था, E1/E2 बराबर L1/L2, क्योंकि E बराबर होता है K × L, ईएमएफ होता है K × L। E1/E2 बराबर L1/L2, यही का ईएमएफ का कंपेयर कर रहा है, सेल के बीच का कंपैरिजन है। ठीक है बच्चों, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, एंजॉय करते रहें, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मैं उस डाउट का आप लोगों के लिए जल्द ही उसका सॉल्यूशन लाऊंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। चलिए चलते हैं।